Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And don't forget to press the bell icon. If you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये टॉपिक नंबर 14 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री से। इस टॉपिक में हमें ये सारे सब पॉइंट्स कवर करने हैं जिसमें से हम सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। आज इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है। यदि आपने पहले के कोई भी पार्ट मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके हमारे पहले वाले पार्ट के वीडियोस आप देख सकते हो। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस क्या है वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज हम देखेंगे उसके पार्ट आगे का पार्ट, दैट इज व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट। तो अब वर्ड इफेक्ट उसके साथ आ गया है। तो रेजोनेंस में क्या होता था हमने जो देखा था, रेजोनेंस में जो हमारे पाई बॉन्ड थे वो डीलोकलाइज्ड होते थे, वो मूव होते रहते थे, करेक्ट। तो हमारे पाई बॉन्ड क्या होते थे रेजोनेंस में, डीलोकलाइज्ड मूवमेंट ऑफ दैट पाई बॉन्ड। और रेजोनेंस दिखता किसमें था, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, जिसमें पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो है ऑल्टरनेट है। जहां पे दो ऐसे डबल बॉन्ड हो उधर नहीं होगा, दो सिंगल बॉन्ड हो उधर भी नहीं होगा। वहां रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए डबल और सिंगल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, दैट इज ऑल्टरनेट। और उसके बाद फिर वहां पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होते थे और होता था रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस, नाउ व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से जो रेजोनेंस है एक्चुअली उसकी वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो रेजोनेंस जो दैट इज मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने मूव करवाए थे उनके वजह से कोई मॉलिक्यूल्स में, बेंजीन में तो पोलैरिटी नहीं आती, मतलब दो डिफरेंट चार्ज जनरेट नहीं होते, पर बेंजीन जैसे दूसरे कुछ मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जनरेशन हो जाता है और उनका इंटरैक्शन होता है विथ कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स और बिटवीन द पाई बॉन्ड्स एंड पी ऑर्बिटल। और ये जो पोलैरिटी है और उसका जो इंटरैक्शन है विथ पाई बॉन्ड्स उसे कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। उसे क्या कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। कौन से, इसको जिधर इंटरैक्शन हो रहा है बिटवीन दी पाई बॉन्ड्स एंड दी पोलैरिटी। अब ये जो इफेक्ट है वो ट्रांसमिट होता है, मतलब आगे बढ़ता है थ्रू चेन ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स। मैं अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी कि किस तरह से ये पोलैरिटी दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो आगे बढ़ता है विद कॉन्जुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। और यहाँ पे दो टाइप ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट देखने के लिए मिलता है ड्यू टू जनरेशन ऑफ पोलैरिटी। फर्स्ट इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट जिसे आप प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट कह सकते हो। दूसरा है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट जिसे आप माइनस आर या फिर माइनस एम कह सकते हो। तो ये दोनों इफेक्ट दैट इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या फिर नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट जो है वो पोलैरिटी ड्यूरिंग द रेजोनेंस की वजह से जनरेट होता है। और ये दोनों इफेक्ट का रीजन होता है बेंजीन रिंग पे अटैच्ड ग्रुप। तो बेंजीन रिंग पे ये जो अटैच ग्रुप Z है उसका नेचर क्या है वो डिसाइड करेगा कि आपका रेजोनेंस पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। तो चलिए देखते हैं ये सब जो हमने अभी देखा पॉइंट्स, इसका मतलब क्या है, पोलैरिटी कैसे जनरेट हो रहा है, वो आगे कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, और ये दो टाइप ऑफ इफेक्ट दैट इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट या फिर रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। तो बहुत बार आप पढ़ोगे बहुत बुक्स में इसे एक और टर्म से, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के नाम से।
तो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट को वेल नोन है दैट इट इज डोनेटिंग इफेक्ट, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ये कब दिखता है? तो जैसे मैंने आपको बताया बेंजीन रिंग पे कौन सा ग्रुप अटैच है, ये Z ग्रुप जो बेंजीन रिंग को अटैच है, जो रेजोनेंस दिखाने वाला है, वो Z ग्रुप का नेचर क्या है वो डिसाइड करेगा कि आपका इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव आर है या फिर नेगेटिव आर, दैट इज पॉजिटिव रेजोनेंस या नेगेटिव रेजोनेंस। तो सपोज ये Z आपका जो है वो ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसके पास है वो उसे शेयर कर सकता है या डोनेट कर सकता है टू दी कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स। तो जो ये Z ग्रुप होगा, ये Z ग्रुप के पास यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो Z ग्रुप के पास है वो आगे डोनेट कर सकता है ये कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स को। देखिए इस तरह से कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स को वो डोनेट कर सकता है, तो वो प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। तो ये Z ग्रुप क्या होना चाहिए जो वो प्लस आर इफेक्ट दिखाए? तो आपको ये Z ग्रुप हो सकता है OH जिसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जो आगे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस दिखा सकता है, या फिर OR जिसमें ऑक्सीजन के पास ही लोन पेयर है। नेक्स्ट इज O नेगेटिव, यहाँ पे O नेगेटिव है ये, तो O नेगेटिव में जो ये नेगेटिव चार्ज है ये आगे डोनेट हो सकता है रिंग में और रेजोनेंस दिखा सकता है, या फिर NHR जहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और आगे रिंग के साथ वो कॉन्जुगेट करके रेजोनेंस दिखा सकता है, या फिर हैलोजेंस क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जो भी बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है उनके पास भी लोन पेयर्स होते हैं और वो अपने लोन पेयर्स बेंजीन रिंग के साथ शेयर कर सकते हैं, बेंजीन रिंग को दे सकते हैं और इसलिए प्लस आर इफेक्ट दिखा सकते हैं। इन शॉर्ट ये Z ग्रुप जो बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है यदि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो प्लस आर दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्योंकि वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट दिखा सकता है। और ये प्लस आर इफेक्ट जैसे कि बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन एक्चुअली वो डोनेट कर रहा है इसलिए वो बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बेंजीन रिंग का है वो इंक्रीज कर रहा है। ऑलरेडी बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये Z ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और भी उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। अब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैसे लिखे वो देखेंगे। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये वाला जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लगाया हुआ है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है जैसे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं लोन पेयर होना चाहिए था, तो हम उसको इंप्रूव करके खुद के ही अच्छे से स्ट्रक्चर्स लिखेंगे। तो चलिए हम स्ट्रक्चर्स लिखते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं अपने एनिलीन के साथ। तो एनिलीन मतलब है NH2, करेक्ट। तो ये है NH2। अब ये NH2 की जगह आप यहाँ पे OH लगा सकते हो, आप OR लगा सकते हो, आप O नेगेटिव लगा सकते हो, आप NHR लगा सकते हो, बट सबका रेजोनेंस स्ट्रक्चर वन एंड द सेम रहेगा क्योंकि सबके पास होगा क्या लोन पेयर। और आप ये NH2 की जगह लिख दीजिए OH, ये NH2 की जगह लिख दीजिए NHR, पर सेम थिंग रहेगा कि उनके पास लोन पेयर है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम होंगे, बस यहाँ पे ग्रुप का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब आपने ये लिख दिया, अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो याद रखें ये लोन पेयर वो बेंजीन रिंग को डोनेट करने वाला है तो उसको इधर आना चाहिए क्योंकि वो बेंजीन रिंग की तरफ डोनेट हो रहा है। यहाँ पे अभी ये जो है लोन पेयर कहाँ पे आया है, सिंगल बॉन्ड के पास आया, मतलब वो सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बनाएगा। यदि वो सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये जो कार्बन है आपका, ठीक है, ये जो कार्बन है आपका, अब ये कार्बन जिसे मैंने ग्रीन डॉट कर दिया वो कार्बन अभी 5 बॉन्ड बना रहा है तो अनस्टेबल हो रहा है, इसलिए अब उसका ये डबल बॉन्ड ओपन होगा और इस नेक्स्ट वाले कार्बन पे वो नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो अब हम इसको स्ट्रक्चर लिखेंगे आगे वाला। क्या आगे वाला स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो लोन पेयर है उसे आगे आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं।
तो देखिए अब यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो चुका है क्योंकि लोन पेयर उस पे शिफ्ट हुआ था। अब ये NH2 है, बट याद रखिए अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन ने अब 4 बॉन्ड बनाया है और नाइट्रोजन की मैक्सिमम कैपेसिटी 3 बॉन्ड्स की है, बट उसने अब 4 बॉन्ड बना लिए हैं, इसलिए उधर अब डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ वाला डबल बॉन्ड जो था, जो ये वाला था, वो ब्रेक हो गया है और उसने नेक्स्ट कार्बन पे जो है अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, दैट इज नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जो लोन पेयर नाइट्रोजन पे थे अब वो नेगेटिव फॉर्म के रूप में पूरे रिंग में घूमेगा, बाकी बॉन्ड्स वैसे के वैसे ही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है ये नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन का जो वैलेंसी वापस 5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 बॉन्ड बन रहे हैं। यस, डबल बॉन्ड बनते ही, तो इसलिए अब ये डबल बॉन्ड ओपन होगा और नेक्स्ट कार्बन पे वो जो है नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो अब नेगेटिव चार्ज जो है ऊपर वाले कार्बन से नीचे वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गया। तो बाकी स्ट्रक्चर्स आप देखिए, तो ये बॉन्ड तो ऐसे कैसे है, ये भी ऐसे के वैसे ही रहेगा जैसे बन गया था। अब यहाँ पे जो है एक डबल बॉन्ड बन रहा है और अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है ये वाला नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट बॉन्ड पे शिफ्ट होगा, तो नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड डबल बनेगा। अब ये वाला कार्बन का 5 बॉन्ड बना, इसलिए नेक्स्ट बॉन्ड को टूटना जरूरी है, तो यहाँ पे शिफ्ट होगा और इस तरह से नेगेटिव चार्ज आपके पूरे रिंग में घूमता ही रहेगा। और अब क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे अब हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज यहाँ और बाकी ग्रुप वैसे के वैसे। करेक्ट। अब लास्ट इसमें क्या कीजिएगा, अब इसमें जो नेगेटिव चार्ज है अब वो यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। ये डबल बॉन्ड जो था अब वो खुल जाएगा और वापस नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। तो लास्ट स्ट्रक्चर जो है वापस आपको पहले स्ट्रक्चर की तरह ही मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हो नाइट्रोजन अब सिंगल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपका लास्ट स्ट्रक्चर एकदम फर्स्ट स्ट्रक्चर की तरह ही होगा, बट एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यदि आपको डिफरेंस देखना है देखिए, यहाँ पे हम दूसरा कलर यूज करते हैं। तो डिफरेंस ये है कि जो डबल बॉन्ड्स यहाँ थे अब वो डबल बॉन्ड्स अपोजिट एंड पे चले गए। तो स्ट्रक्चर 1 में जो सिंगल बॉन्ड थे वो लास्ट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड बन गए हैं, और जो फर्स्ट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड थे वो लास्ट स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड बन गए। मतलब आपके पाई बॉन्ड जो हैं जैसे बेंजीन रिंग में रोटेट होते थे, करेक्ट, हम बेंजीन रिंग का रेजोनेंस स्ट्रक्चर कल पढ़ चुके हैं ना, तो जैसे रोटेट होते थे और वो क्या होता था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाता था और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, उसी तरह इधर भी हुआ है, बट इधर स्ट्रक्चर्स जो है इंक्रीज हो गए। तो अब आपके पास एक्स्ट्रा 3 स्ट्रक्चर्स हैं। बेंजीन के पास तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, बट अब आपके पास एनिलीन में या इनमें से किसी का भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो उसमें एक्स्ट्रा 3 स्ट्रक्चर्स है, और वो उसके वजह से है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग Z ग्रुप लग चुका है और वो अपने लोन पेयर को पूरे रिंग पे रोटेट कर रहा है। और ये रिंग के रोटेशन की वजह से जो बेंजीन रिंग के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रहे हैं और इसलिए बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। बट यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है। क्या बात याद रखना जरूरी है, ये कि नेगेटिव चार्ज हर एक कार्बन के पास नहीं जा रहा। आप यदि नंबर दो 1, जहां पे नाइट्रोजन अटैच है उस कार्बन को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, सॉरी इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, यदि आपने नंबर दे दिया तो आप देखोगे नेगेटिव चार्ज कार्बन नंबर 2 के पास गया है, कार्बन नंबर 4 के पास गया है और कार्बन नंबर 6 के पास गया। तो नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ कार्बन 2, 4 और 6 के पास जाता है, ना कि 3 और 5 के पास। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे जाते हैं। व्हाट इज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, यदि आपके पास बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग में कोई भी ग्रुप Z अटैच है, बेंजीन रिंग सिर्फ बेंजीन रिंग पे कभी भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन नहीं होते, ओनली बेंजीन रिंग पे कभी भी ऑर्थो एंड पैरा नहीं होते। यदि बेंजीन रिंग पे ग्रुप Z अटैच है तो ही ऑर्थो एंड पैरा हो सकते हैं। तो जहां Z अटैच है उस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन जो होते हैं वो ऑर्थो होते हैं, ऑर्थो का नेक्स्ट पोजीशन पैरा होता है, सॉरी मेटा होता है, और मेटा का नेक्स्ट पोजीशन पैरा होता है। ठीक है, तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ 2,
4 और 6 पोजीशन पे जा रहा है, इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन के पास ही जाता है। तो याद रखें, जब पॉजिटिव प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन या फिर 2, 4, 6 पोजीशन पे ही इंक्रीज होती है, ना कि 3 and 5 दैट इज मेटा पोजीशन पे। नेक्स्ट है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। अब ये इफेक्ट जो है वो ओ ग्रुप दिखाते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं बेंजीन रिंग से। तो जो इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे बेंजीन रिंग से अपनी तरफ, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे, जो बेंजीन रिंग को डोनेट नहीं करना चाहते बट खुद को और इलेक्ट्रॉन खींच के अमीर करना चाहते हैं, ओ माइनस आर इफेक्ट दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएंगे। वो ऐसे कौन से ग्रुप है? वो है CO2H, CHO ये एसिड, फिर एल्डिहाइड, CO कीटोन, CN नाइट्राइल, NO2 नाइट्रो एंड ईस्टर दैट इज CO2R। ये ग्रुप्स जो है वो माइनस आर इफेक्ट दिखाते हैं। माइनस आर इफेक्ट की वजह से अब पॉजिटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल में रोटेट होता है। प्लस आर इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा था? नेगेटिव चार्ज जो है वो मॉलिक्यूल में रोटेट हो रहा था, क्योंकि माइनस आर इफेक्ट की वजह से बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी। बट प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से बेंजीन रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन को जेड ग्रुप के पास भेज रहा है, जेड ग्रुप इलेक्ट्रॉन पूल कर रहा है, तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। कम होने की वजह से वहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। अब हम कैसे लिखेंगे स्ट्रक्चर्स फॉर द रेजोनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दैट इज माइनस आर इफेक्ट। तो ये सपोज बेंजीन रिंग है विथ नाइट्रो, ठीक है, तो ये है उसका नाइट्रो, ओ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब नाइट्रो जो है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पूल करने वाला है, तो ये वाला जो है वो पूल हो गया इधर। तो अब जो सिंगल था वो डबल बॉन्ड बनेगा और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान दें, तो यहाँ पे जो है अब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज वैसे के वैसे है, ओ नेगेटिव ही है, बट नेक्स्ट ओ भी नेगेटिव हो चुका है और बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रो ने खींच लिया है। अब आगे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो देखिए, अब आपको सिर्फ इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करना है, पॉजिटिव चार्ज को सिर्फ घुमाते जाना है आगे। तो यहाँ पे आप जो है एक ही बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करोगे और आगे क्या होगा, यहाँ पे अब डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ से जो है ये कार्बन का वैलेंसी कम हो गया इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी बॉन्ड्स वैसे के वैसे ही रहेंगे और ये बन गया आपका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो वापस अब आपका जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए याद रखें, पॉजिटिव चार्ज से कभी भी जो है आप ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते हो इस बॉन्ड को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज खुद ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, गरीब है, तो आगे कैसे मूव होगा? करेक्ट, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच था, इसलिए नेगेटिव चार्ज से आप शुरू करते थे एरो, नेगेटिव चार्ज से एरो से आगे शुरू करते थे, बट पॉजिटिव चार्ज से कभी आगे एरो शुरू ना करें। आप बॉन्ड से दैट इज इलेक्ट्रॉन रीच वाले बॉन्ड से एरो को आगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ ढकें, ठीक है। तो ये डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। तो अब आप क्या करोगे, अब ऐसे ड्रॉ करोगे और ये हो जाएगा अभी यहाँ, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया N पॉजिटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, करेक्ट। अब ये लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अब ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये वापस उधर ही आ जाएगा। तो जैसे हमने शुरू किया था वैसे ही हमको स्ट्रक्चर मिलेगा, बस याद रखिए अब एंड में क्या होगा, बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के पोजीशन चेंज हो जाएंगे। स्टार्टिंग में जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल हो जाएगा और जहां सिंगल था अब वहां डबल। तो इस तरह से आप देखोगे तो बेंजीन रिंग में जहां जहां पहले सिंगल बॉन्ड्स थे वो डबल हो गए और जो डबल थे वो सिंगल। तो ये हुए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ माइनस आर इफेक्ट। और एक बात याद रखें कि जैसे प्लस आर इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ 2, 4, 6 दैट इज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ रही थी, माइनस आर इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2, 4, 6
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 246, दैट इज ऑर्थो और पैरा पोजीशन से कम हो रही है। ठीक है, तो माइनस आर इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है ऑर्थो एंड पैरा पे, माइनस आर इफेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे कम होता है। तो कोई भी इफेक्ट हो प्लस आर या माइनस आर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना या ज्यादा होना उस ऑर्थो और पैरा को अफेक्ट करता है, ना कि मेटा को। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये एक्चुअली एक टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जो मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स दिखाते हैं या ग्रुप्स दिखाते हैं अपने एक्साइटेड स्टेट में, बट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिएजेंट का होना। यदि ये रिएजेंट ना हो तो फिर ये इफेक्ट ना दिखेगा। तो जब रिएजेंट मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप के पास आते हैं तो ये मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप के इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम के पास शिफ्ट हो जाते हैं और रिएजेंट की इंटरैक्शन की वजह से, जिससे जो आपका ग्रुप है वो चार्ज सेपरेटेड हो जाता है। तो नॉर्मल केस में उसमें कोई चार्जेस नहीं थे, जब वो ग्रुप में रिएजेंट आपने नहीं डाला हो तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, पर जैसे रिएजेंट उसके पास आएगा वहां पे एक चार्ज डेवलप हो जाएगा और वो मॉलिक्यूल में चार्ज दिखने लगेगा। बट याद रखें ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पररी होता है और वो तुरंत डिसअपियर होता है जैसे ही आप रिएजेंट को वहां से हटा दें। तो ये इस तरह से है कि जैसे आप आयन के जो है आयन के पीस को मैग्नेट के पास लेके जाते हो तब वो आयन का पीस भी मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगता है, करेक्ट। बट जैसे आप मैग्नेट को हटा देते हो आयन मैग्नेटिज्म छोड़ देता है। तो सेम थिंग है, ये मॉलिक्यूल जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स है, अब उसे आप रिएजेंट के पास लेकर आए, जैसे आप रिएजेंट के पास लेकर आओगे तो रिएजेंट पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जो है वो अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट करने लगेगा, सारे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने लगेगा और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करने लगेगा। जैसे ये नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, अब इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन की तरफ जा चुके हैं तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। तो नॉर्मल केस में इस पे कोई चार्ज नहीं होता, बट रिएजेंट के प्रेजेंस में इस पे चार्ज आ जाता है और जैसे आप रिएजेंट हटा दोगे चार्ज हट जाएगा, इसलिए ये टेम्पररी इफेक्ट है। नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो एक परमानेंट इफेक्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन को आप रेजोनेंस के साथ कंपेयर कर सकते हो, बट ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में दिखता है। रेजोनेंस किस में दिखता है? पाई एंड सिग्मा बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, बट हाइपर कॉन्जुगेशन दिखता है ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है और हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन मींस कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल मींस कार्बन विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अल्कीन दैट इज कार्बन विथ डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर पाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में जो है वहां पे डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। रेजोनेंस में क्या होता था? रेजोनेंस में होता था डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और वो कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन? जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो है वो दिखाते हैं या फिर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स हैं उनके और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें। देखिए मैं बताती हूँ कैसे। तो अभी हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर्स। तो ये कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर है, तो ये पहला वाला है कार्बोकेटायन जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखाएगा और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करेगा। दूसरा है अल्कीन जो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा और वो भी स्टेबिलिटी गेन करेगा। और ये तीसरा है, देखिए इस कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये है फ्री रेडिकल। तो ये तीनों स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएंगे। अब ये होता क्या है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ इथिलीन कैटायन। तो इथिलीन क्या है? CH3CH2 पॉजिटिव। तो ये जो इथिलीन कार्बोकेटायन है इसका हम हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे हैं। तो इथिलीन कार्बोकेटायन में क्या है? इथिलीन कार्बोकेटायन में जहां कार्बोकेटायन है उस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे एक एमटीपी ऑर्बिटल है। ये है एमटीपी ऑर्बिटल। ठीक है, ये एमटीपी ऑर्बिटल जो है
और नेक्स्ट वाले कार्बन के मतलब इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है उसके साथ जो है वो ओवरलैप करेगा या अलाइनमेंट करेगा और स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करेगा, जिससे ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, नेक्स्ट वाले कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो वहां से ब्रेक हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन जो है एम्प्टी पी ऑर्बिटल के पास पुश हो जाएंगे। ठीक है, जिससे उसके पास जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी। यदि आपको ठीक से समझना है तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ये है कार्बन और ये उस कार्बन का एमटीपी ऑर्बिटल। तो नेक्स्ट कार्बन का जो हाइड्रोजन है जो एमटीपी ऑर्बिटल के साथ अलाइंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है इस एम्प्टी कार्बन के पास दे देगा, जिससे उसके एमटीपी ऑर्बिटल फुलफिल हो जाएंगे। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड देखिए यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये कार्बन अब अनस्टेबल है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट केस में ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड था, यहाँ मैं दिखाती हूँ ठीक से। तो अब नेक्स्ट केस में ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे न्यू बॉन्ड बनेगा, जहां पे बॉन्ड नहीं था वहां न्यू बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे अब बॉन्ड गायब हो जाएगा। फिर वापस नेक्स्ट केस में यहां से मूवमेंट होगा और सेम थिंग हैपन होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो कार्बोकेटायन के एमटीपी ऑर्बिटल फुलफिल होते हैं और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड, ड्यू टू कॉन्जुगेशन विद सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे आप ध्यान दें तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें जो रेजोनेंस हो रहा है या फिर जो मूवमेंट हो रहा है सिग्मा बॉन्ड का, उसकी वजह से कुछ कार्बन्स और हाइड्रोजन्स के बीच में बॉन्ड भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, दोनों एक दूसरे के क्लोज विसिनिटी में रहते हैं, बस उनके बीच में बॉन्ड नहीं होता। इसलिए जो है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को नो बॉन्ड इफेक्ट भी कहते हैं या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे बॉन्ड ही गायब हो जाता है। अब ये जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा दिखता है जिस ग्रुप में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन्स क्या है, तो एक कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर रेडिकल है। ठीक है, तो उस कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन। तो उस अल्फा कार्बन को जो भी हाइड्रोजन्स अटैच है वो है अल्फा हाइड्रोजन्स, और जिस कार्बोकेटायन के पास जितना ज्यादा अल्फा कार्बन होगा उतना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा और उतना ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। इसलिए ये अल्फा हाइड्रोजन्स के नंबर आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बताते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं टर्शियरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर स्टेबल है देन प्राइमरी और प्राइमरी मोर स्टेबल है देन मिथिल। ऐसा क्यों है, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन में 3 अल्फा कार्बन है, क्योंकि कार्बोकेटायन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन होता है और ये तीनों अल्फा कार्बन को जो है 3-3 अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है और इसलिए इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन की बात करें तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन में 2 अल्फा कार्बन है और उसमें 3-3 दैट इज 6 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है, तो वो टर्शियरी से कम स्टेबल है। प्राइमरी कार्बोकेटायन की बात करें तो उसमें एक ही अल्फा कार्बन है और उसमें सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए वो सेकेंडरी और टर्शियरी से कम स्टेबल है। और मिथिल में अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है और उसकी वजह से वो लीस्ट स्टेबल है। यदि हम अल्कीन में दैट इज डबल बॉन्डेड कार्बन में रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें तो वहां डबल बॉन्डेड जो कार्बन्स होते हैं उनमें डीलोकलाइजेशन होता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स के साथ। तो सिग्मा बॉन्ड के जो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से एक कार्बन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन तो पॉजिटिव है और फिर बाद में ये जो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, नेक्स्ट केस में थर्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये पाई ऑर्बिटल्स ऑफ जो कार्बन है सेंट्रल कार्बन दैट इज डबल बॉन्डेड कार्बन वो हमेशा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाएगा बाकी के हाइड्रोजन्स के साथ। और यहाँ इसके साथ हम कंप्लीट करते हैं हमारा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। मैं फिर इसका नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी एक्सरसाइज के ऊपर, फिर आप उसको देख सकते हैं। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up.
Share this video to more and more of your friends and stay tuned.